वो भी वीएसआर कंपनी में इन्वॉल्व है। कॉन्स्पिरेसी के बारे में अगर हम बात करें तो दो टाइप की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, एक तो पॉलिटिकल और कमर्शियल। अभी इसमें से कौन सी है वो हम ढूंढना चाहते हैं। इसमें दूसरी बात ऐसे है कि जो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे वीएसआर रिस्पॉन्सिबल है, उसको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, उसको अगर कोई बचा रहा है, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या अजीत पवार की हत्या किसी साजिश का नतीजा था? अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार की अगर माने तो शब्दशः साजिश ही नहीं, गंभीर साजिश था। जिस ढंग से क्रैश हुआ, तमाम चीजें हुई, और अगर साजिश हुई तो इस साजिश में महज निधन के 3 दिन बाद ही उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी पत्नी सुनित्रा ताई कैसे बैठ गई। कहते हैं भारतीय राजनीति में ऐसे साजिशों का नतीजा होता है, बड़ा खतरनाक होता है। आप याद कीजिए, निधन के तत्काल बाद किन लोगों ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है सुनित्रा ताई ने। लोग याद करते हैं तमिलनाडु की राजनीति को। एमजी रामचंद्रन के निधन के तत्काल बाद आनंद फानन में उनकी पत्नी जानकी रामचंद्रन को उनकी जगह लाके बिठा दिया गया, और उसके बाद जो कुछ हुआ, 13 दिन बीत गया, कुछ दिन बीते, उसके बाद जे जलता जिस ढंग से शेरनी बन के उभरी और जानकी रामचंद्रन को उनकी कुर्सी से हटा दिया, उनकी वास्तविक पत्नी थी, अब वहां जाके बैठ गई। एक यही मामला नहीं है, कहते एनटीआर, आंध्र प्रदेश का मामला है। एनटीआर की पत्नी थी उस समय, उनकी जो आत्मकथा लिखने वाली थी, एनटीआर के निधन के बाद, एनटी रामाराव के निधन के बाद उनकी जगह पर जाकर बैठ गई। लेकिन उनके दामाद जो थे चंद्रबाबू नायडू पूरे तेवर में आया और बाद में उनकी पत्नी को कहीं बियाबान में धकेल दिया और राजनीति में आके उनकी जगह पर आके बैठ गए। कहते हैं किसी के निधन के बाद, किसी शख्सियत के निधन के बाद तुरंत में अगर कोई फैसला लिया जाता है तो फैसला जाके कंट्रोवर्सी में फंसता है और उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। जैसा फैसला लाने की चाहत होती है उस स्वरूप में नहीं बचती है। निधन का महीने भर नहीं हुए, महीने भर के अंदर ही, 15 दिन के अंदर ही रोहित पवार प्रतिद्वंदी धड़े से आते हैं, एनसीपी के शरद पवार गुट से आते हैं। उन्होंने लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा, काकू को श्रद्धांजलि दी और शंका जाहिर किया काकू को साजिश के साथ मारा गया अजीत पवार को। और ये मामला इतना गहराता गया, सहनता गया कि उनके बेटे, अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार भी उसमें काफी हद तक आ गए। लेकिन इस दरमियान क्या हुआ, 3 दिनों के भीतर उनकी पत्नी सुनित्रा पवार उप मुख्यमंत्री बन गई है। अब महीने भर से पहले ही, निधन के पहले महीने भर से पहले ही 27 फरवरी को एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। उसमें जाकर कहा जा रहा है सुनित्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल। उनकी भूमिका को लेकर के तमाम शक और सुभाग किया जा रहा है कि आखिरकार इतनी तुरंत आनंद फानंद क्यों सुनित्रा ताई को लाके बिठा दिया गया, सुनित्रा पवार को मुख्यमंत्री कुर्सी पर लगा बता दिया। जिस दिन आप 3 दिनों के अंदर ही आप कहते हैं महासमर छिड़ गया पूरे मामले पर। अजीत पवार के मित्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रफुल्ल पटेल आनंद फानंद में चाह रहे थे कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जो खाली हुई है वहां सुनित्रा पवार को लाके बिठा दिया जाए। ऐसा कर भी गए, लेकिन ऐसा क्यों चाह रहे थे वो? जिस समय वो चाह रहे थे उसी समय शरद पवार जो 85 साल के हैं, उन्होंने एक निगेटिव वाइब पैदा कर दिया। उन्होंने कहा अजीत पवार चाह रहे थे एनसीपी के धड़े को अपने विलीन कर लेना, या दोनों धड़े जो एनसीपी के आपस में मिला देना चाहते थे। उसके लिए तारीख मुकर्रर थी, 13 फरवरी को करना चाह रहे थे। कहते हैं उनकी बेटी सुप्रिया सूले और अजीत पवार के बीच में इस मामले को लेकर के काफी आगे तक बात बढ़ गई थी, तारीख भी तय हो गई थी। ये सारी बातें जब निकल के आई तब पता लगा कि अरे अगर दोनों धड़े एक हो जाएं तो सुनित्रा पवार के हिस्से में जो उप मुख्यमंत्री कुर्सी आने वाली है या जो पावरफुल स्थिति आने वाली वो जाती रहेगी। तब डिसीजन मेकर अचानक से शरद पवार हो जाएंगे, जो डिसीजन मेकर, जिसके डिसीजन मेकर की भूमिका को लेकर अजीत पवार को काफी शिकायतें थी। उसी शिकायत के आधार पर ही उन्होंने धड़ा अलग किया था। एक बार फिर से चाचा का हाथ में अगर पूरा पावर चला जाता है डिसीजन मेकिंग का, ना तो सुनित्रा पवार उप मुख्यमंत्री बन सकती है, ना जो लोग अपने हिसाब से कंफर्ट स्थिति में थे अजीत पवार के रहते हुए, वो उनकी कंफर्टिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और इसी को काउंटर करने के लिए रोहित पवार अपने हिसाब से कह रहे हैं कि उनके चाचा के निधन को लेकर बड़ी साजिश हुई। ये सारी कोशिश, जो सारी तिकड़म चल रही है एनसीपी के अंदर में, महीने भर के अंदर ही हो रहा है। नहीं गए हुए महीना और 30 दिन नहीं पूरा हुआ है, अभी अजीत पवार गए हुए। उससे पहले ही सुनित्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर लाके बिठा देने का फैसला लिया जा रहा है। कहते हैं इस फैसले के पीछे 41 विधायक हैं विधानसभा के अंदर में एनसीपी के, अजीत पवार गुट के, या मूल गुट वही है एनसीपी के नाम से, उसी पास झंडा है, उसी पास चुनाव चिन्ह है तमाम। 41 विधायक इस सदन जीत के आए हुए हैं। उनमें से 35 विधायकों ने ही लिख के दिया है कि वो सुनित्रा पवार को
एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो भाई 6 क्या चाहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं 6 वो व्यक्ति हैं, 6 वो विधायक हैं जिनका मूल एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि सीट अलायंस में उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ना, उनके सैंपल से लड़ना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने एनसीपी के सैंपल से लड़ा और चुनाव जीता। और वो 6 के 6 चाहते हैं कि वो पैरेंट जो कैडर है, पैरेंट जो उनकी पार्टी है, मूल तौर पर चुनावी मजबूरी की वजह से बदल के चले आए थे एनसीपी की तरफ, इस मोड पे वो चाहते हैं कि हम वापस भारतीय जनता पार्टी में चले जाए। उनका आग्रह होगा इस बगावत नहीं, जैसे ही सुनेत्रा पवार अध्यक्ष बनती हैं, इन तीनों को खारिज कर दें, इन 6 विधायकों को पार्टी से निकाल दें, वो आसानी से भारतीय जनता पार्टी में चले जाए। क्योंकि इन 6 विधायकों को लग रहा है, या भारतीय जनता पार्टी से एनसीपी में आए लोगों को लग रहा है कि इसके बाद जैसे सुनेत्रा पवार बनेंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष एनसीपी का, तो एक बड़ा दबाव बढ़ेगा कि एनसीपी को धड़े को एक साथ मिलाने का। जैसे ही धड़ा मिलेगा तो एक बार फिर से अपर हैंड हो जाएगा शरद पवार का, अपर हैंड हो जाएगा सुप्रिया सुले का, जो लगातार कोशिश हो रही है। विधायक आ रहे हैं, कैडर ज्यादा पड़े हैं अजीत पवार के धड़े के साथ, अजीत पवार है नहीं अब, और लेकिन जो निर्णय करता है वो शरद पवार है। शरद पवार चाह रहे थे जल्दी से रोको, एक मामला भतीजा गया, वापस से फिर इस पावर को ले लो। उस पावर को लेने से पहले उनके दोस्त इष्ट मित्र चाहते थे सुनेत्रा पवार को ताकतवर बना दिया। वही चाहत है जो सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर लाके बिठा देना चाहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी बैठाने के पीछे एक बड़ी वजह बता दूं कि एनसीपी चाह रही है कि पार्थ पवार जो खाली हुई सीट है सुनेत्रा पवार की राज्यसभा से खाली की है, उन्होंने आकर के राज्यसभा से इस्तीफा दे करके, संसद के तौर पर इस्तीफा दे करके ही उप मुख्यमंत्री शपथ ली है। जो वैकेंट सीट है वो सुनेत्रा और अजीत पवार के पुत्र हैं पार्थ पवार, उनके पास जाए। दूसरे पुत्र हैं जय पवार, दोनों बेटों के पास जाए। राज्यसभा की सीटों को लेकर जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है उसमें पार्थ पवार और जय पवार दोनों को समायोजित किया जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग मसला है। विधानसभा की क्षमता अगर देखें तो इसी अप्रैल में शरद पवार का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसके लिए भी चुनाव होना है। कह रहे हैं शरद पवार चाहते हैं किसी भी सूरत में वो अपर हाउस में बने रहे। इसके लिए एनसीपी शरद पवार गुट के पास उतने लायक विधायक नहीं, 10 विधायक ही, उसमें यह संभव नहीं, संभावना नहीं है। या फिर महाविकास अघाड़ी की बात करें जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं शरद पवार, सत्ता विरोध, सत्ता के विपक्ष की प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि शरद पवार को दोबारा से राज्यसभा भेज पाए जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। जाहिर तौर पर उनको समर्थन लेना पड़ेगा। अगर बड़ा दिल दिखाएंगे देवेंद्र फडणवीस या महायुति की सरकार दिखाएगी तभी वो आ सकते हैं। तो इस नौबत को, इस स्थिति को अपने हिसाब से बुलाने से पहले एनसीपी चाहती है कि सुनेत्रा पवार को एक पोजीशनिंग दे दी जाए, मजबूत पोजीशनिंग दी जाए। अगर शरद पवार के ज्यादा ताकतवर होने से पहले इतना ताकत तो हासिल कर लें उप मुख्यमंत्री के तौर पे, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे सुनेत्रा पवार, जिसके लगातार मेहनत कर रहे थे अजीत पवार। कहते हैं अजीत पवार इसी पारिवारिक अंतर संघर्ष से निपटने के लिए बारामती से सुनेत्रा पवार को लोकसभा चुनाव भी लड़ा दिया था। ये अलग है कि लोकसभा का वो चुनाव उनको अपनी ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ लड़ना पड़ा था और सुप्रिया सुले ने बुरी तरह से परास्त कर दिया था। सुप्रिया सुले संसद में पहुंची और कहते हैं पूरा इरादा शरद पवार का है कि अब एक हो, इकट्ठा हो और एनडीए का पार्ट हो जाए एनसीपी। और एनडीए के पार्ट होने पर जो सबसे बड़ा फायदा हो कि शरद पवार की लेगेसी को जारी रखते हुए केंद्रीय मंत्री के तौर पे सुप्रिया सुले को जगह मिले। और इस चाहत को देखते हुए हड़बड़ाहट है, तड़फड़ाहट है एनसीपी के अंदर। प्रफुल्ल पटेल चाहते हैं इन सब को लेकर के चाचा शरद पवार जब अपनी राय जाहिर करे स्पष्ट तौर पे, उससे पहले सुनेत्रा पवार इतनी ताकतवर हो जाए वो हाँ ना जो भी कहना है या भावी पॉलिटिक्स के लिहाज से, उनके सर्वाइवल के लिहाज से जो भी करना है वो तय करें। इतिहास के हवाले से गौर करने की बात हमने कही थी आपको मिसालों के तौर पर कि इतिहास गवाह है कि जब कोई बड़ा शख्सियत दुनिया से जाता है तो तत्काल उसके परिवार के किसी व्यक्ति को प्रभाव में आकर, भाव में आकर अगर उसकी जगह बिठाया जाता है तो प्रतिफलित उस हिसाब से नहीं होता है। यही एक उम्मीद है कि रोहित पवार, उनके जो ग्राउंड पे चाचा की ओर से बनाए गए व्यक्ति थे, अजीत पवार को लगातार चुनौती देते रहते थे। तथ्यों और इतिहास के हवाले से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से कोई बड़ा शख्सियत जब दुनिया से जाता है तो उसके परिवार के लोग को लेकर के भावावेश में जाकर के जो फैसला किया जाता है वो कई बार गलत साबित होता है। इसी आशंका को देखते हुए ही रोहित पवार, जो कि चाचा शरद पवार की ओर से धक्का दिए हुए हैं, उनके पोते हैं इस रिश्ते में, अजीत पवार के भतीजा थे, उन्होंने एक स्टैंड ले लिया है। अजीत पवार की मौत बड़ी साजिश का नतीजा है। साजिश के पीछे संकेत और इशारे में बात कर रहे हैं प्रफुल्ल पटेल की बात, जो काफी समय तक केंद्रीय उड्डयन मंत्री थे। उनका एक अपना रिश्ता है प्राइवेट हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली कंपनी वगैरह से, तो उनके इशारे में कह रहे हैं कि अजीत पवार के मित्र प्रफुल्ल पटेल की काफी भूमिका हो सकती है अगर कोई बड़ी साजिश हुई। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आने वाले दिनों में इस बात को इतना खींचा जाए कि जो तत्क्षण जो फैसला लिया गया सुनेत्रा पवार को सामने लाने का, उस फैसले को समय रहते आने वाले भविष्य में पलटा जा सके।
इतिहास और तथ्यों के हवाले से हमने आपको बताने की कोशिश की कि जब कोई बड़ा शख्सियत जाता है, राजनीतिक शख्सियत दिया जाता है दुनिया से, तो तत्काल कोई कदम उठा करके भावावेश में आकर के उसकी जगह पे किसी परिवारजन को किसी ला करके बिठाया जाता है, तो वो भविष्य में जाकर के गलत ठहरता है। आपको जैसा कि मिसाल के तौर पे कहा, जानकी रामचंद्रन की कहानी कही, एनटीआर के मामले में अगर कहीं ऐसा ही ना हो जाए कि अजीत पवार की जगह सुनेत्रा पवार को लाके बिठाया गया। जाहिर तौर पर उनके जो राजनीतिक अनुभव की बात है सुप्रिया सुले से काफी हद तक कम है। शरद पवार तो काफी परिपक्व पॉलिटिशियन है, कुछ भी कर सकते हैं। जिस ढंग से रोहित पवार मोर्चा लेने आए हुए हैं, पूरे मामले को साजिश, गंभीर साजिश का मामला ठहरा रहे हैं, उनका इशारा पूरी तरह से एनसीपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल की ओर है, जो काफी समय तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे और केंद्रीय उड्डयन मंत्री थे। जो प्राइवेट जेट या प्राइवेट हेलीकॉप्टर का मामला है, उसमें उनकी बड़ी गहरी अभिरुचि होती है। तो पूरे मामले को इस इशारे से कह रहे हैं कि कहीं उनके मित्र ने ही उसका निधन किया। इस इशारे के पीछे एक बड़ा कारण है कि आने वाले दिनों में अजीत पवार के नाम से जो वैकेंसी है, जो वैक्यूम है, उसको सुनेत्रा पवार के बजाय चाहत वाले, जो शरद पवार के चाहत वाले लोग हैं, उनके जरिए भरा जाए। संभव हो तो सुप्रिया सुले जाकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो, एनसीपी के दोनों धड़े एक हों और जो हिस्सा मिलना चाहिए जय पवार, पार्थ पवार को, सुनेत्रा पवार को, उसकी जगह शरद पवार अपने मन मिजाज के लोगों को, परिवार भी उन्होंने आगे बढ़ा रखा है, जैसे रोहित पवार को आगे बढ़ा रखा, जो उनके पौत्र हैं, अजीत पवार के भतीजे थे, अजीत पवार को लगातार ग्राउंड पे टक्कर दिया करते थे। अब जब उनके निधन का मौका आया है, तब उन मौके पर वो लगातार कह रहे हैं कि इस ढंग से एक रीपोजिशनिंग कोशिश हो रही है। राजनीति बड़ी क्रूर होती है, समझना पड़ेगा, और इस क्रूरता को पवार परिवार से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है। चाचा भतीजे के बीच में जो अंतर्द्वंद था, जो लड़ाई थी, जिस ढंग से शरद पवार को धक्का दे करके अजीत पवार ने जाके पूरी एनसीपी कब्जा कर लिया था, उसके सिंबल पे कब्जा कर लिया, झंडा पे कब्जा कर लिया था, अपने हिसाब से एनडीए में ले गए थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए थे। अब उनकी पत्नी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गई। ये बड़ा कद्दावर स्थिति है, पारिवारिक संघर्ष की कहानी। इसी संघर्ष का नतीजा है कि सुप्रिया सुले के हवाले से कहा जा रहा है कि जो 13 तारीख थी, जिस तारीख को कहा जा रहा था कि एनसीपी का दोनों धड़ा एक होगा, वो भविष्य में सुनेत्रा पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद होता है या नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मंजर फिलहाल साजिश आशंकाओं के बीच में घिरा पड़ा है। क्या सुनेत्रा पवार को जो ताकत देने की कोशिश हो रही है, देवेंद्र फडणवीस हो या प्रफुल्ल पटेल हो या छगन भुजबल हो, वो ताकत उनमें रहती है, समाहित रहती है या नहीं रहती है, वो आने वाले राज्यसभा चुनाव के मौके पर काफी क्लियर हो जाएगा। 8 मार्च चुनाव 8 से जब शुरू हो रहा है, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। क्या शरद पवार एक रीपोजिशनिंग के जरिए कोशिश करते हैं कि राज्यसभा से उनको महाराष्ट्र में निर्विरोध भेजा जाए, क्योंकि जो दलगत स्थिति है उसमें वो कहीं से भी उनकी धड़े के पास इतने विधायक नहीं है, खास करके महाविकास अघाड़ी जिसका वो नेतृत्व करते, उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो शरद पवार को राज्यसभा दोबारा भेज पाए। तो इसका यही है आधार कि देवेंद्र फडणवीस एक बड़े नेता के तौर पर शरद पवार को समर्थन दे दे या एनडीए समर्थन दे दे और वो चले आए, और ऐसी स्थिति पैदा हो कि एनसीपी के दोनों धड़े एक होकर के एनडीए में आ जाए। अगर आ जाते हैं और बात चलती है शरद पवार की मनमाफी, तो जाहिर तौर पर सुप्रिया सुले का एक बड़ा अपर हैंड होगा, उस सुप्रिया सुले का जिसने बारामती चुनाव में अपनी भाभी सुनेत्रा पवार को न मजबूत चुनौती दी थी, बल्कि उन्हें चुनाव में परास्त किया था। आनंद फानंद फिर दौड़ के चले आए थे अजीत पवार, उन्होंने सुनेत्रा पवार को पहुंचा दिया था राज्यसभा जब लोकसभा हारे थे। तो अब दुनिया से चले गए तो राज्यसभा से इस्तीफा देकर सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री कुर्सी बैठी है जरूर, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएंगे एनसीपी की। लेकिन जो दिग्गज पॉलिटिशियन है शरद पवार, उनके आगे उनकी कितनी चलेगी। रोहित पवार जो लगातार इस मसले को उठाए पड़े, क्या उनका मसला जो उठाया वो सच है या नहीं है, किस ढंग की स्थिति है, क्या वास्तव में वो घटना नहीं दुर्घटना कोई साजिश का हिस्सा है, उस आशंका के तहत पूरी महाराष्ट्र की राजनीति घूम रही है आसपास। ये सघन होते बादल किस पर जाके बरसेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ जुड़े रहिए। एनसीपी की इस घटना परिघटनाओं पे या एनसीपी के एनडीए में शामिल होने या नहीं होने के दोनों धड़े के आपस में मिलने की कहानियों के बारे में जो कुछ मुझे खबर मिलती है, मैं आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूंगा। आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।